हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डेथ ऑफ द पार्टनर। और डेथ ऑफ द पार्टनर के प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर डिस्कस कर लिया था, दैट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ ऑफ द पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर से कैसे डिफरेंट है, और डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पर एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से केसेस क्रिएट होते हैं। ओके, इस लेक्चर में डेथ ऑफ द पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज calculation and treatment of deceased partners share of profit for the surviving period. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेथ ऑफ द पार्टनर में भी पार्टनर फर्म छोड़ करके चला जाता है, और जब पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो उसको कुछ पेमेंट्स फर्म को करने पड़ते हैं। जैसे क्या क्या पेमेंट करना पड़ेंगे उसको, सबसे पहले उसको उसकी शेयर ऑफ कैपिटल देना पड़ेगी एज पर लास्ट बैलेंस शीट, उसके जो शेयर ऑफ रिजर्व्स होंगे वो देना पड़ेंगे, लॉसेस होंगे वो डिडक्ट होंगे, उसका रीवैल्यूएशन का अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो वो दिया जाएगा, और उसकी गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो वो पेमेंट्स होते हैं जो प्रीवियस या लास्ट बैलेंस शीट या लेटेस्ट बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड होते हैं। बिसाइड्स जितने मंथ वो सर्वाइव किया उस सर्वाइवल पीरियड का भी उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और वो जो सर्वाइवल पीरियड के पेमेंट होते हैं उसमें एक होता है कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, अगर कोई लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और सबसे इंपॉर्टेंट रेम्यूनरेशन और सैलरी, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द सर्वाइविंग पीरियड। भाई वो बंदा अगर 4 मंथ सर्वाइव करके गया, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट क्लोज हो रही थी और उस बंदे की डेथ 1 अगस्त 2022 को हो रही थी। मींस वो बंदा 4 मंथ सर्वाइव करने के बाद उसकी डेथ हुई थी, तो हमने 4 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जितने भी कैलकुलेशंस होंगे ये उसके सर्वाइवल पीरियड के ऊपर होंगे। सर्वाइवल पीरियड मींस वो बंदा कितने टाइम पर एक्चुअली जिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट का। भाई आईओसी क्या है, अगर उसकी कैपिटल 5 लाख है तो 10% है तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 4/12, ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है। सैलरी अगर 30,000 पर मंथ तो 30,000 इंटू 4 मंथ्स का हम दे देंगे उसको। ओके, यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने क्या कहा था आपसे कि जब बंदा इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ होती है तो उस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम जो इसको प्रॉफिट देते हैं दैट प्रॉफिट इज गिवन ऑन व्हाट, एस्टिमेटेड बेसिस। जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखें कि भाई इसको एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा और उसके डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इसका बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिस ऑफ एस्टिमेशन मींस किस बेसिस पर इस डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेट किया जाएगा, और जब वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली उसका क्या होगा। तो हम इस पूरे लेक्चर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उसका बेसिस ऑफ एस्टिमेशन कि इसके प्रॉफिट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मींस अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इतना प्रॉफिट होगा। 4 मंथ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका प्रॉफिट किस बेसिस के ऊपर एस्टिमेट किया जाएगा, और जब वो प्रॉफिट एस्टिमेट हो जाएगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर क्या होगा। ये 2 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई उस बंदे का बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, उसके प्रॉफिट का बेसिस ऑफ एस्टिमेशन क्या होगा। तो देखिए बेसिस ऑफ एस्टिमेशन जो होता है वो प्रॉफिट का 3 होता है। एक होता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मीनिंग होगा जस्ट जो ईयर अभी पास हुआ है उस ईयर की बेसिस पर उसका प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन होगा। एनीवे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स और प्रीसीडिंग ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रॉफिट्स का एवरेज निकालकर भी उसका कैलकुलेशन किया जाता है। और एक इसके अंदर होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट
ऑफ लास्ट ईयर और वी कैन से प्रीवियस ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये टर्नओवर की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है। फाइन, तो हमारे 3 बेसिस बेसिकली इसके अंदर बने। फर्स्ट बेसिस क्या बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो अभी साल जस्ट गया है, रिसेंटली जो साल चल रहा है नहीं, जो साल अभी जस्ट पास हुआ है, उस ईयर के प्रॉफिट की बेसिस पर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई बंदे की डेथ 1 अगस्त 2022 को हुई, ओके, और इससे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हुई थी? 31 मार्च 2022 को। इसके बाद कब क्लोज होंगी? 31 मार्च 23 को। उससे हमें मतलब नहीं है, ये तो बंदे की डेथ 1 अगस्त को हो रहा है, तो सारे एडजस्टमेंट्स और सारे कैलकुलेशंस हम 1 अगस्त को कर रहे हैं, ओके। अब ये पीरियड होता है 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का एक्चुअल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें बनाना नहीं है, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं फर्स्ट केस में कि इससे जस्ट पहले का साल, जैसे ये ईयर कौन सा हुआ? 22-23। इससे पहले कौन सा ईयर था? 21-22। तो हम ये देखेंगे कि इससे जस्ट पहले वाला साल कौन सा था? 21-22। उस 21-22 में इसका प्रॉफिट कितना था? लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, रेशो 5, 3 और 2 का है, और डेथ हुई है सी की कब? 1 अगस्त 2022 को, ओके। तो हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखा, तो 21-22 के ईयर का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट था बेसिकली, लेट्स सपोज हम मान लें 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपए का उसका लास्ट ईयर का पूरी फर्म का प्रॉफिट था। फाइन, अब हमें क्या करना है, इस ईयर में पूरी फर्म का 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना है, और उसमें से जाने वाले पार्टनर, डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल कर देना है। तो सिंपल कैलकुलेशन क्या होगा? देयरफॉर सीज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट विल बी व्हाट? लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो 3,60,000। अब ये 3,60,000 कितने पीरियड का था? पूरा 1 ईयर का। तो इनटू, पहले इसको ले आओ कितने मंथ पे? 4 मंथ पर 4/12, ये जो सर्वाइवल पीरियड है उसका, और इनटू जाने वाले का शेयर 2/10 कैलकुलेट कर दो। तो जो हमारा आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा? हमारा इसका डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 3,60,000 इंटू 4/12 इंटू 2/10, दैट इज रुपीज व्हाट? 24,000। 24,000 विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ सी। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? सी को प्रॉफिट दे सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि भाई जब आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर, जस्ट जो साल अभी निकला है उस ईयर की बेसिस पर हम प्रॉफिट को एस्टिमेटेड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट की वजह लॉस भी हो सकता है, यहां पर प्रॉफिट दिया जाएगा, लॉस भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। अगर लॉस मान लीजिए 1,20,000 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 इंटू 4/12 इंटू 2/10। कैलकुलेशन वही सेम रहेगा, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की बेसिस पर, लॉसेस हो तो लॉसेस की बेसिस पर, ओके। अब मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक तो ये बेसिस हो गया, ये जो मैंने आपको बताया। इसमें कभी कभी क्या होता है कि भाई हो सकता है इसमें एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है कि भाई फर्म लास्ट 8-10 साल से क्या था, प्रॉफिट अर्न कर रही थी, और प्रीवियस ईयर में सडनली ऐसा कुछ हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, उस वजह से फर्म किसमें लॉसेस में चली गई, तो 1 साल का लॉस हो गया, लास्ट 9 ईयर का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस। तो उस केस में क्या होता है कि बेचारा बंदा जिसकी डेथ हुई है उसको प्रॉफिट की बजाय उसका शेयर ऑफ लॉस मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बेसिस पे किया। तो कभी कभी फर्म क्या करती है कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट टू कैलकुलेट द एवरेज, हम क्या करें उसको एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई लास्ट जस्ट 1 साल का, सिर्फ पिछले साल की बेसिस पे कैलकुलेट मत करो, लास्ट 5-6 साल का प्रॉफिट ले लो, उसका एवरेज निकाल लो, और उस एवरेज की बेसिस पर उसको पीरियोडिकल बेसिस पर पेमेंट कर दो। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई वही सेम हम केस लेते हैं, इसमें 3 पार्टनर्स हैं ABC, 5-3-2 का इनका रेशो है। 1 अगस्त 22 को इस बंदे की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब उसमें बोला गया कि भाई जो इस बंदे का सी का जो प्रॉफिट है 4 मंथ्स का, वो पिछले लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर कैलकुलेट होगा। अब भाई आपको एवरेज प्रॉफिट तो नेचुरली कैलकुलेट करना आता ही होगा, हम क्या करेंगे? लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस को कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। लॉस हुआ तो उसमें से उसको डिडक्ट कर देंगे, सारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? 5 इयर्स के प्रॉफिट हमारे ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे के रखे हैं इसमें कि भाई फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000,
उसके अलावा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है मान लीजिए 1,50,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 90,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दे के रखा है 80,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट दे के रखा है लेट सपोज 1,60,000। तो हम इन चारों को प्लस 5 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो इसको ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 1,60,000 6 लाख और 6 लाख को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया जाएगा तो आंसर विल बी 1,20,000। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पर ईयर। ये आ गया। बस अब हमें इसका क्या करना है, डिसीज पार्टनर सी का शेयर निकालना है। देयरफॉर C's शेयर इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट विच इज 1,20,000, ये पूरे ईयर का था, इनटू 4/12, ये 4 मंथ में कन्वर्ट किया और इसका शेयर इसको 2/10 इसको दे दो तो 40,000। तो ये हो जाएगा आपका कितना अमाउंट, 8,000 रुपीज इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अल्टीमेटली बन जाएगा। ओके तो ये था हमारा जस्ट लास्ट ईयर के 1 साल के प्रॉफिट या लॉस की बेसिस पर, ये प्रीवियस 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल जितने भी बोले उनके एवरेज की बेसिस पर। अच्छा यहां भी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉसेस होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। देखिए एवरेज कैलकुलेट करना तो अंडरस्टूड है, तो आप बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं और उसके बाद फिर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। नाउ द थर्ड केस होता है व्हेन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। देखिए 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम उसको इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहां पर एस्टिमेशन बेसिस पे लेते हैं। लेकिन 4 मंथ का टर्नओवर कैलकुलेट करना ये पॉसिबल है। 4 मंथ का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स अकाउंट बनाओ, सेल्स के लेजर से 4 मंथ का टर्नओवर बता सकते हो आप। तो टर्नओवर बताना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन बेसिकली प्रॉफिट बताना थोड़ा सा टिपिकल है। ये मेथड वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पर वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिराइव करते हैं, सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैं आपको बताता हूं, या उनके प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, वो एक स्टेडी या एक कांस्टेंट प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये वो सेम केस लेते हैं कि बंदे की डेथ का वही 1 अगस्त 2022 को मींस 4 मंथ सर्वाइव करके गया। इसने कहा कि भाई 21-22 की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 21-22 ईयर के अंदर टोटल सेल्स थी फर्म की 50 लाख। पूरे साल के अंदर कितनी सेल्स की थी, 50 लाख रुपए सेल्स की थी, और लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट था वो था 12,50,000 रुपीज। ये बात हो गई कौन से ईयर की, 21-22 की, डेथ वाले ईयर से जस्ट पहले के ईयर के अंदर टोटल सेल्स ऑफ द फर्म वाज रुपीज 50 लाख एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 12,50,000 रुपीज। ठीक है जी। अब वो पूछेगा कि भाई इस ईयर 22-23 में 1 अप्रैल 22 से 1 अगस्त 22 उसकी डेट ऑफ डेथ तक का आप हमें सिर्फ टर्नओवर बता दो, जस्ट टेल अस द सेल्स। तो इसमें सेल्स बताई गई कि भाई अभी तक हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल 15 लाख। 4 मंथ में हमारी सेल्स 15 लाख है। ओके तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। क्या आया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, 12,50,000 अपॉन 50 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 25%, 25% का प्रॉफिट है। तो अब आप क्या करो, इस साल 15 लाख की सेल हुई है, देयरफॉर प्रॉफिट, estimated profit for 4 months will be what, 15 lakh into what, 25%, that is equals to 3 lakh। अब ये 3 लाख का प्रॉफिट पूरी फर्म का 4 मंथ का हो गया। बस देयरफॉर C's शेयर, C का शेयर कैसे निकलेगा, 3 लाख इंटू वॉट, 2/10 दैट इज रुपीज वॉट, 60,000। C का शेयर उठा करके 60,000 रुपीज उसको पेमेंट कर दिया जाए। ठीक, तो ये था हमारा बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। 3 बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस थे, यूजुअली यही 3 बेसिस ऑफ एस्टिमेशन चलते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल बेसिस ऑफ एस्टिमेशन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए तो फिर तो बात ही अलग है कि भाई 5 साल की बेसिस, टोटल प्रॉफिट की बेसिस पे कैलकुलेट करें या जो भी। वैसे जो स्टैंडर्ड ऑन एंड स्टैंडर्ड जो हमारे 3 बेसिस चलते हैं वो यही होते हैं कि तो जस्ट जो प्रीवियस ईयर जो गया है उसकी बेसिस पर कैलकुलेट कर लो, प्रीवियस ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, लास्ट क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कैलकुलेट कर लो। तीनों में से जो भी केस आ जाए आप उसको, तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा
उस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का अपने आप में एक स्मॉल क्वेश्चन मींस छोटे मार्क का, कम मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जैसे 1 मार्क के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर सिर्फ आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, तो हमारा फर्स्ट पार्ट अभी हमने इसके अंदर कंप्लीट किया, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, किस बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये 3 मैंने आपको बता दिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, आप क्या जर्नल एंट्रीज इसके टाइम पर करेंगे। ओके, अब पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट को देना है हमें किसको, डिसीज्ड पार्टनर को। ओके फाइन, जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, 5:3:2 का रेशो था, सी की डेथ हो गई 1 अगस्त को। अब मैंने आपसे क्या कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 1 अगस्त को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुए, तो हमें इस प्रॉफिट को देने के लिए टेम्परेरी लेजर खोलना पड़ता है। एनीवे, मैं पहले आपको इसको 2 केसेस बताऊं। इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, व्हेन रेशो ऑफ क्या सर्वाइविंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज, या मैं कहूं उसके अंदर व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन सर्वाइविंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, और यहां पर हो जाए व्हेन रिलेटिव रेशो ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर चेंजेस। जब रिलेटिव रेशो क्या होगा, सर्वाइविंग पार्टनर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 केसेस हैं, जब रेशो बिटवीन द सर्वाइविंग पार्टनर्स, रिलेटिव रेशो बिटवीन द सर्वाइविंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज, और एक केस होगा व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन सर्वाइविंग पार्टनर्स चेंजेस। ओके, रेशो डू नॉट चेंज का मीनिंग होगा जैसे 5:3:2 का रेशो था, 2 के मरने के बाद दोनों 5:3 में ही कंटिन्यू करने लगे। मींस तो देखिए, आप चाहे चेंज इन पीएस एडमिशन ऑफ द पार्टनर देखें, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर देखें, वहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो का एक स्पेशल लेक्चर है दोनों चैप्टर्स के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको बताया है डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग एंड न्यू रेशियोज। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट केस में हमेशा बताया उसके अंदर व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज, क्योंकि यही केस सबसे ज्यादा एक्चुअली पार्टनरशिप के अंदर चलता है। ओके, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, नीचे प्लेलिस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक भी गिवन है, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा उसका। ओके फाइन, तो ये 5:3 है, मींस जो पहले इनके बीच में रिलेशन था वही सेम टू सेम रिलेशन है, कुछ भी फॉर्म के अंदर चेंज एक्चुअली नहीं हुआ, मींस उन पार्टनर के शेयरिंग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पार्टनर को, जाने वाले पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जब दिया जाएगा तो नॉर्मली जब प्रॉफिट देते तो एंट्री क्या करते हैं, तो उसको दे रहे हैं तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी इफ देयर इज। अब इसके अंदर भी 2 केसेस होते हैं, क्या, पहला होगा प्रॉफिट आए और दूसरा लॉसेस आ जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या बनेगी इसकी बनती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी लेजर ओपन करते हैं, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, किस नाम से, पी एंड एल सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे इसको, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री डाल देंगे। ओके, क्या बनेगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो उस एग्जांपल के हिसाब से एंट्री होना चाहिए पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, तो किसकी डेथ हुई है, सी की, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली इसकी एंट्री बनती। लॉस में हमें उससे पैसा लेना है तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्या होगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to what, to P&L suspense account, being loss debited to, being estimated loss debited to deceased partners capital account, और यहां पर होगा being estimated profit credited to deceased partners capital account। और हमने एक टेम्पररी लेजर ओपन कर दिया, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर दिया, कौन सा, P&L सस्पेंस का। P&L सस्पेंस ओपन क्यों किया, क्योंकि ये अभी इन बिटवीन द ईयर इसकी डेथ हो रही है, अभी हमारे पास कोई P&L बना हुआ नहीं है, तो हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो थ्रू P&L सस्पेंस करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि भाई ये P&L सस्पेंस, अच्छा कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई सर अब आपने ये P&L सस्पेंस टेम्पररी अकाउंट ओपन कर दिया, इसका क्या होगा।
भाई नेक्स्ट ईयर जब आप, अभी तो 1 अगस्त है, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेंगे, 31 मार्च 2023 को बनेंगे, तो आप इस पी एंड एल सस्पेंस को कहां डाल देना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल देना। उस टाइम जैसे ये एंट्री आपको करने की नहीं होती, फिर भी बता देता हूं, एंट्री क्या बन जाएगी उस टाइम, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। और अगर उस टाइम राइट ऑफ नहीं किया तो इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप डाल के रखो, ओके। और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट ये एंट्रीज बेसिकली हमें आती नहीं है, क्योंकि हमें तो जो ट्रीटमेंट्स करने हैं वो एट द टाइम ऑफ डेथ करने, और ये मैं कब बता रहा हूं, डेथ के बाद में जब नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उस टाइम इस पी एंड एल सस्पेंस का क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी होती है कुछ स्टूडेंट्स की कि भाई इसका एक्चुअली एडजस्टमेंट क्या होगा। हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया तो उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट समवेयर, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट एक्चुअली मिलता है। तो ये जो डेबिट हुआ था इसका क्रेडिट मिल गया, ये जो क्रेडिट हुआ था इसका डेबिट अल्टीमेटली मिल गया, फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें पार्टनर्स का रिलेटिव रेशियो एक्चुअली चेंज नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर एंट्री अगर आपको डालनी हो तो, ओके। तो हमारा जो सेकंड केस है वो सेकंड केस क्या है, व्हेन रिलेटिव रेशियो ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर चेंजेस। जब पार्टनर्स अपना रिलेटिव रेशियो मींस न्यू रेशियो को नया डिफाइन कर लें। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, 5:3:2 था और सी की डेथ हो गई तो रिमेनिंग रेशियो क्या बचा, 5:3, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अब यहां पर अगर पार्टनर बोलेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, हमारा न्यू रेशियो नया डिफाइन करेंगे और लेट सपोज हमने न्यू रेशियो डिफाइन किया 2:1, 2:1 का नया रेशियो बना लिया। तो अब उस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में भी फिर दो केसेस होंगे, जब क्या है आए, उसका प्रॉफिट आए या उसका लॉस आए, वही जो हम एस्टिमेट करने के बाद प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ओके फाइन। इस केस में एंट्री तो सेम ही रहेगी लेकिन वहां पर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे इसमें, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो का लेक्चर है, उसको आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट केसेस समझ में आ जाएंगे, ओके। ए का न्यू रेशियो है 2/3 और ओल्ड रेशियो था 5/10। बी का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो था 3/10, ओके। और 3 10 30, इधर भी आ जाएगा 3 10 30, 3 10 10 3 3 10 और 10 3 2 10 20 minus 15 that is 5/30 और 10 minus 3 3 9 that is what 1/30। तो गेनिंग रेशियो इज 5:1। पहले आप गेनिंग रेशियो निकालो। अब उसके बाद पहली एंट्री जैसे आप उसको पी एंड एल सस्पेंस से कर रहे हैं वैसे ही उसको देंगे। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू डिसीज पार्टनर मीन सी है तो इसमें आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी बन रहा है। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि उसका प्रॉफिट बन रहा है 30,000 तो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट उसको दे दो डिसीज पार्टनर की जगह में, या सीज पार्टनर के सीज कैपिटल अकाउंट कर देता हूं जिस पार्टनर की डेथ हुई, ओके, सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपने कर दी। अब मैंने उसके बाद आपको क्या बताया था कि ये जो पी एंड एल सस्पेंस है इसका फ्यूचर ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बैलेंस शीट के एसेट में चला जाता है। और या मैं इसको कहूं कि भाई जब नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट डाल दिया जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस के केस में उसको क्रेडिट डाल दिया जाएगा, क्योंकि आगे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होना है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका राइट ऑफ हो जाएगा। बट यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो अब इस पी एंड एल सस्पेंस को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यहां पर पार्टनर अपना बेनिफिट उठा रहा है। तो यहां पर इस पी एंड एल सस्पेंस को बिटवीन द पार्टनर्स, ये पार्टनर जो रिमेनिंग जो कंटिन्यू जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो अपने गेनिंग रेशियो के अंदर उसको बेयर करेंगे। तो उस केस में कौन कौन बेयर कर रहा है, ए और बी। तो एंट्री विल बी व्हाट, एंट्री विल बिकम ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। 30,000 था, रेशियो क्या था 5:1, 5:1 तो इसका हो जाएगा मींस 20,000 नहीं सॉरी इसका हो जाएगा 25,000। 30,000 डिवाइडेड बाय इनटू 5 डिवाइडेड बाय 6 तो दैट इज व्हाट 25,000 इसका बनेगा और 5,000 रुपीज ये अल्टीमेटली दे देगा। तो ये हमारा एक डिफरेंट केस है। अगर लॉस हुआ बाय चांस तो लॉस के केस में हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, मैं यहां पर एंट्री डाल लेता हूं लॉस वाली। लॉस के केस में एंट्री बनेगी क्या बनेगी इसमें, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। मान ले कितना है इसके अंदर, मान ले 45,000 रुपीज का लॉस है, इसका शेयर होना चाहिए, ओके।
अब ये लॉस जो होगा ये कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स। जैसे जैसे यहां पर हमने किया, इसका जस्ट रिवर्स अपोजिट एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू व्हाट? टू बीस कैपिटल। इस 45,000 को 5:1 के रेशियो में हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 45,000 इंटू 5/6 इज व्हाट? 37,500 एंड व्हाट 7,500। ये बेसिकली इसकी एंट्री हो जाएगी इसमें। तो आपको जब भी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें दो केसेस होंगे। क्या दो केसेस? पहले उसका बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। बेसिस ऑफ एस्टिमेशन मैंने आपको 3 बताया, लास्ट ईयर की बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर, टर्नओवर की बेसिस पर। उससे आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। फिर ये देखो कि भाई जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसके बाद नए पार्टनर्स अपने रेशो को चेंज कर रहे हैं क्या? अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो एंट्री सिंपल सी हो जाएगी, पी&एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। और इसका फ्यूचर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर उसको पी&एल अप्रोप्रिएशन में एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम क्या आती है? अगर उनका रिलेटिव रेशियो, उनका नया रेशियो वो लोग डिफाइन कर लेते हैं, तो उस केस में पहली एंट्री तो सेम होगी, पी&एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। अब ये जो पी&एल सस्पेंस है, इसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। सिर्फ इतना याद रखना, हाथों हाथ राइट ऑफ कर दें तो वो बेटर है। ओके, और लॉस होगा तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेयर ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है या कोई आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।